चलिए, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कि एनिमल बिहेवियर और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन है जून 2023 का। बोला गया है मेल ऑफ अ स्पीसीज ऑफ अ ग्रासोपर दे प्रोड्यूस लाउड कॉल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स। तो जो ग्रासोपर है वो क्या करते हैं, बहुत लाउड कॉल, यानी कि आवाज आप कह सकते हो, स्पेशली वो कॉल्स या वो आवाज जिससे कि फीमेल को अट्रैक्ट किया जा सके। तो वो लाउड कॉल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। Most energy of these calls lie in the species specific frequency, while other frequency have much less energy. अब ये जिस तरीके से कॉल प्रोड्यूस करते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में होता है, यानी कि दूसरी स्पीसीज की जो फीमेल होंगी वो अट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी कॉल में लग जाती है इनकी। दिस इज डिपिक्टेड इन अ पावर स्पेक्ट्रम प्लॉटेड विद द सॉलिड लाइन इन द फिगर। अब ये जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये मेल्स के लिए दी गई है, जो कि कितना साउंड प्रेशर लेवल लग रहा है उनका, उसके लिए, ठीक है, कि क्या उनकी फ्रीक्वेंसी रह रही है। अगला देखिए, फीमेल फाइंड द मेल बाय लिसनिंग टू एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पीसीज स्पेसिफिक कॉल। और फीमेल भी क्या करती है, स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में ही उस कॉल को सुनती है और रिकॉग्नाइज करती है। एंड दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। और ये काफी सेंसिटिव होती है स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी ये अपने ही स्पीसीज के मेल की फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है। दिस इज डिपिक्टेड यूजिंग द हियरिंग थ्रेशोल्ड कर्व प्लॉटेड इन द डैश लाइन इन द फिगर बिलो। और ये जो कर्व है दैट इज डैश वाला, ये फीमेल के हियरिंग थ्रेशोल्ड के लिए दिया गया है। दिस अलाउ फीमेल टू फाइंड इवन द सॉफ्टेस्ट कॉलिंग मेल of their own species and ignore even the loudest caller of other species, resulting in the reproductive isolation. और ये जो कॉल की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस कॉल की फ्रीक्वेंसी से फीमेल दो टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकती है मेल में। ये जो कॉल की फ्रीक्वेंसी है ये फीमेल को मदद करती है कि वो सबसे सॉफ्टेस्ट कॉलिंग मेल को रिकॉग्नाइज कर सके और जो लाउडेस्ट कॉलिंग मेल होते हैं उन्हें इग्नोर कर सके, डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल प्रेफरेंस। अब बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हियरिंग थ्रेशोल्ड डैश लाइन ऑफ फीमेल गिवन द पावर स्पेक्ट्रम सॉलिड लाइन ऑफ मेल ऑफ द ग्रासहोपर। अब आपको बताना है कि कौन से फिगर में सबसे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है कि फीमेल का हियरिंग थ्रेशोल्ड और मेल का जो पावर स्पेक्ट्रम है उन दोनों की कॉम्बिनेशन को सबसे एक्यूरेट किस ग्राफ में प्लॉट किया गया है। अब देखिए, थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड एक ऐसी पॉइंट होती है जहां से जिस भी पैरामीटर को आप ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हियरिंग की बात की गई है, तो हियरिंग सॉन्ग को, कॉल को हियर करने के, कॉल को सुनने का फैक्टर यहाँ कंसिडर किया गया है। और थ्रेशोल्ड जब भी हम कहते हैं तो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जिससे कि कोई भी चीज शुरू होगी, राइट, कोई भी चीज को शुरू किया जाता है थ्रेशोल्ड से। तो अब आपको ऐसा ग्राफ पिक करना है। अब क्योंकि देखिए पहला ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये अगर मेल का है तो मेल का जो साउंड प्रेशर है वो इतना जा रहा है, तो जब मेल का साउंड प्रेशर सबसे हाईएस्ट है तो उस टाइम से फीमेल क्या करेगी, अपने थ्रेशोल्ड से सुनना शुरू करेगी, राइट, हियरिंग थ्रेशोल्ड उसका उसी पॉइंट पे देखा जाएगा। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से चीजें शुरू होती हैं। तो देखिए पहला ही ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा है जहां से जो कि हमको थ्रेशोल्ड पॉइंट मिल रहा है, जहां से फीमेल का जो हियरिंग थ्रेशोल्ड का ग्राफ है वो हमको दिख रहा है। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो हमको पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरे में देखिए, दूसरे में तो एकदम अलग अलग कर दिया गया है, तीसरा भी देखिए अलग अलग है, और ये फोर्थ में तो एकदम हाईएस्ट कर दिया गया है जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा। इस बेसिस पे चलते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग। आपको बहुत सारा बिहेवियर मैंने पढ़ाया है जिसमें कि लर्निंग भी है, इनेट बिहेवियर भी है, लर्न बिहेवियर भी है, राइट, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लर्निंग बिहेवियर नहीं है। इम्प्रिंटिंग जो है ऑब्वियसली एक तरीके से लर्निंग है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसमें कि हमने ग्राउस के एग को देखा था कि अगर उसका एग कहीं पे चला जाता है तो वो किस तरीके से उसको राउंड राउंड करके लाती है, इवन द फैक्ट इज कि अगर उसका एग वापस से चला जाए तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है ये एक इनेट का पार्ट हो जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अगेन लर्निंग, हैबिचुएशन अगेन लर्निंग, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। Which of the following is responsible for the initiation of maternal behavior in the first time pregnant rat after parturition?
तो देखिए ऐसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है ना एनिमल बिहेवियर के, जो कि हम मतलब जिसको ना केस स्टडी बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बोला है कि कौन सा मैटरनल बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम जो रैट प्रेग्नेंट हुई है आफ्टर दैट इज पेट्यूलेशन। पहला है हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन द ब्लड, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर ड्यूरिंग द डिलीवरी, चेंजेस इन द यूट्रिन वॉल्यूम एंड द प्रेजेंस ऑफ मेल रैट। तो ऐसा जो हमको मतलब एक तरीके से इनिशिएशन ऑफ मैटरनल बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन द ब्लड, पहला ऑप्शन। अगला है फोस्टर पप्स वे प्रेजेंटेड टू द प्रीमीपेरस रैट एट द मिड जेस्टेशन पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर विल फाउंड इन द प्रेग्नेंट रैट। तो एक प्रेग्नेंट रैट है जिसको कि फोस्टर पप्स यानी ऐसे पप जो कि उसके नहीं है, तो उस पप से जो है मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया, और मतलब कि यहाँ पे प्रेग्नेंट रैट से। तो आपको बताना है कि उस फॉस्टर पप्स को देखकर रैट में क्या बिहेवियर देखने को मिल सकता है। पहला है द रैट शो मैटरनल बिहेवियर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पप्स। यस, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि इनिशियली जब आप उस पप्स को लेकर आओगे तो उसके कुछ दिन बाद जब जो यहाँ पे प्रेग्नेंट रैट होगी वो उन सारे फॉस्टर पप्स के लिए जो है धीरे धीरे अपना मैटरनल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। द रैट अटैक एंड किल द पप्स time they are presented? No. The rat reject the pup after repeated presentation? No. The rat show fear response for a day? No. अगला है इन rat after delivery of offspring, mother show the following behavior. Which one of the following behavior is not maternal? मतलब कि रैट में क्या होता है जब वो अपने ऑस्प्रिंग को डिलीवर करती है तो उसमें बहुत से बिहेवियर देखने को मिलते हैं डिलीवरी के बाद। बोला गया है कि कौन सा ऐसा बिहेवियर यहाँ पे मैटरनल नहीं है। पहला, पप्स को अपने लिक करना। ये तो बहुत से एनिमल में आप देखते होंगे कि जो मदर होती है वो अपने पप्स को या अपने किड को जो है मतलब कि लिक करती है, चाटती रहती है और उनके फर को ठीक करती रहती है, क्लीन करती है। तो ये तो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हडलिंग अबाउट द पप्स टू एक्सेस द वेंट्रम, बिल्कुल स्पेशली मिल्क एक्सेस करने के लिए होता है। नेक्स्ट, लोडोसिस ऑफ मदर रैट, ये देखने को नहीं मिलता है, राइट। ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा स्टेज रहता है जिसमें कि मदर अदर मेल्स के साथ जो है एक तरीके से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगती है। तो ये केस हमको देखने को नहीं मिलेगा। ब्रिंगिंग बैक टू द नेस्ट पप दैट वंडर अवे फ्रॉम इट, ये तो नॉर्मल बहुत से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि अगर कोई पप जो है बाहर चला गया है उनके एरिया से या नेस्ट से तो उसको टांग के वापस से लेकर चली जाती है, राइट। तो ये थर्ड केस ऐसा है जो कि देखने को नहीं मिलता है। सो लोडोसिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन that causes many non-primate female mammals to adopt a body position that is often crucial to reproductive behavior. So it is a characteristic sexually receptive behavior in the female rodent. अगला है individual A perform to another individual A behavior act that has a fitness consequences. Match the behavior act A to E with the correct fitness consequences. यहाँ पे behavioral act दिया गया है, यहाँ पे fitness consequences दिया गया है, आपको correct match करना है। कॉपरेशन की बात करते हैं तो कॉपरेशन क्या हो सकता है? गेन डायरेक्ट फिटनेस बट आफ्टर डिले, लूजेस इंक्लूसिव फिटनेस, गेन इनडायरेक्ट फिटनेस, गेन डायरेक्ट फिटनेस बट इमीडिएटली। यस, तो कोऑपरेशन में क्या होता है आपको डायरेक्ट फिटनेस मिलता है वो भी इमीडिएटली मिलता है। तो ए का हो गया 4। नेक्स्ट देखिए बी है एडेप्टिव ऑल्टरिज्म। देख लेते हैं एडेप्टिव ऑल्टरिज्म में क्या होगा। यस, इनडायरेक्ट फिटनेस पे फोकस किया जाता है ज्यादातर, तो बी हो गया क्या, दैट इज 3rd। सी है स्पाइट, तो स्पाइट के लिए क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, लूजेस इंक्लूसिव फिटनेस। यस, बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन होता है, तो सी का हो गया आपका 2nd। नेक्स्ट, डिसीट एंड मैनिपुलेशन। डिसीट एंड मैनिपुलेशन में भी क्या हो सकता है, इंक्लूसिव फिटनेस ही लूज होती है। तो डिसीट एंड मैनिपुलेशन मतलब कि धोखा देना एक तरीके से, डी का हो गया 2nd। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, रेसिप्रोसिटी में भाई डायरेक्ट फिटनेस गेन तो होता है लेकिन जो रिवॉर्ड होता है क्या होता है वो एक तरीके से डिले होके मिलता है कि भाई आज मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी मेरी जरूरत पड़ने पे तुम भी मदद करना जब भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट फिटनेस तो गेन होता है लेकिन थोड़ा डिलेड बेसिस पे, थोड़ा वक्त लेके आफ्टरवर्ड्स जो है रिवॉर्ड देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ई का हो गया दैट इज 1st। इस बेसिस पे चलते हैं तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी दैट एलिफेंट पोजेस। आपको बताना है एलिफेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी कौन सी होती है। पहला है एमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई
frequency sound? No. Emission and detection of ultra low frequency sound? Exactly. Detection of changes in the earth magnetic field? Nahi. Position of ultraviolet vision? Nahi. So we can go with the second option. Okay. अगला क्वेश्चन है अगेन एनिमल बिहेवियर से बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे. Homing pigeon when released at a place far away from their home use earth magnetic field and sun as a navigational cues and choose the right direction to fly. तो ये क्वेश्चन एक तरीके से नेविगेशन से लिया गया है. ठीक है. तो क्या बोला गया है, जो पिजन होते हैं, ठीक है, जो पिजन है वो डायरेक्शनल क्यूज के लिए मैग्नेटिक फील्ड को और सन का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ नेविगेशनल क्यू, यानी कि रास्ता खोजने के लिए कि हाँ भाई हमें वापस घर भी लौटना है. तो उसके लिए जो है ये पिजन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सूरज कहाँ है उसको देखकर ये घर लौट जाते हैं. टू टेस्ट द हाइपोथेसिस 2 एक्सपेरिमेंट वेर कंडक्टेड. इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई इसी का इस्तेमाल करके जो है ये पिजन अपने घर समय पे पहुंच जाते हैं. तो इस हाइपोथेसिस को एक तरीके से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. इन एक्सपेरिमेंट वन कंडक्ट किया गया. क्या किया गया इसमें देखिए. वन ग्रुप ऑफ पिजन कॉल द टेस्ट ग्रुप लिया गया. टेस्ट ग्रुप में क्या किया गया, वे इक्विप्ड विद द हेलमंड्स कॉइल. टेस्ट में जो है हेलमंड्स कॉइल को इक्विप कर दिया गया. हेलमंड्स कॉइल क्या करता है, ये डिस्टर्ब कर देता है मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन को, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. यानी कि पिजन जो है एक्सपेरिमेंट 1 में जो टेस्ट ग्रुप है, उस टेस्ट ग्रुप में जो पिजन्स होंगे जहां पे हेलमंड्स कॉइल को इक्विप किया गया है, तो वो पिजन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. और एक और ग्रुप रखा गया जिसको नाम दिया गया कंट्रोल. कंट्रोल में जो है कोई भी हेलमंड्स कॉइल नहीं था. ठीक है. अब लेकिन इसमें टेस्ट में हेलमंड्स कॉइल था. अब क्या किया गया, बोथ ग्रुप वे रिलीज्ड ऑन सनी डे. अब इन दोनों को जो है ये कंट्रोल वाला क्या था, नॉर्मल, कोई भी वहां पे हेलमंड्स कॉइल इक्विप नहीं किया गया. और दोनों को क्या किया गया, दोनों को सनी डे में आसमान में छोड़ दिया गया. तो देखिए, तो टेस्ट वाला क्या करेगा, टेस्ट वाला क्या आप सही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्या वो राइट डायरेक्शन में उड़ के अपने घर पहुंच जाएगा. तो देखिए टेस्ट वाला सैंपल जो है इसमें लाइक हेलमंड्स कॉइल के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन वाली कैपेबिलिटी बंद हो जाएगी. लेकिन क्योंकि सनी डे में उसको रिलीज किया गया है तो वो सूरज का इस्तेमाल करके घर पहुंच जाएगा. राइट. तो यानी कि ये जो है राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और अपने घर पहुंच जाएगा. लेकिन अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन भी ठीक है और ये सन का भी इस्तेमाल कर सकता है. तो इस केस में तो हमने देखा कि सन का इस्तेमाल करके टेस्ट सैंपल जो है सन का इस्तेमाल करके घर पहुंचेंगे. लेकिन कंट्रोल वाले क्या है, कंट्रोल वाले मैग्नेटिक फील्ड एंड सन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके राइट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, राइट डायरेक्शन में फ्लो करके घर पहुंच जाएंगे. यानी कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट 1 के दोनों ही पिजन राइट डायरेक्शन में उड़ेंगे और घर पहुंच जाएंगे. अब देखिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट 2 भी किया गया. यूज्ड द सेम कंट्रोल एंड टेस्ट पिजन. तो इसमें भी क्या किया गया, टेस्ट एंड कंट्रोल सेम ही लिया गया जैसे कि एक्सपेरिमेंट 1 में था. तो टेस्ट में क्या किया गया, हेलमंड्स कॉइल इक्विप कर दिया गया है. राइट. और क्या बोला गया, बट दे वे रिलीज्ड इन क्लाउडी ओवरकास्ट. लेकिन दोनों को रिलीज किया गया है क्लाउडी डे में, यानी कि सूरज नहीं है. तो इन दैट केस क्या होगा कि कंट्रोल वाला तो घर पहुंच जाएगा, लेकिन कंट्रोल वाला किसका इस्तेमाल करके घर पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके, क्योंकि सूरज है नहीं, क्लाउडी डे है, बादल छाया हुआ है आसमान में, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके कंट्रोल वाला राइट डायरेक्शन में उड़ेगा और घर पहुंच जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट टेस्ट सैंपल, टेस्ट वाला क्या करेगा, टेस्ट वाला तो भाई उसके पास तो अपना मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन का कैपेबिलिटी है और ना ही आसमान में अभी सूरज है. तो क्या होगा, दैट इज ये जो है डायरेक्शन नहीं खोज पाएगा और ये राइट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा और अपने घर नहीं पहुंचेगा. इसमें रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा.
ठीक है, अब आपको आंसर पिक करना है। बोला है इन एक्सपेरिमेंट 1 बोथ कंट्रोल एंड टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन राइट डायरेक्शन। यस, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट 1 में टेस्ट और कंट्रोल दोनों सही डायरेक्शन में उड़ेंगे, बट इन एक्सपेरिमेंट 2 ओनली कंट्रोल ग्रुप डज। यस, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बोला है दोनों ही ग्रुप में टेस्ट ग्रुप फेल हो जाएंगे राइट डायरेक्शन चूज करने में, गलत है। एक्सपेरिमेंट 1 में तो इजीली पहुंच पा रहा है वो अपने घर। इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 टेस्ट ग्रुप फ्लाई इन राइट डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंट 2 में टेस्ट ग्रुप राइट डायरेक्शन में फ्लो नहीं किया है। इन एक्सपेरिमेंट 1 बोथ ग्रुप फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन, यस, बट इन एक्सपेरिमेंट 2 बोथ ग्रुप फेल टू चूज द राइट डायरेक्शन, ये भी गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में कंट्रोल तो राइट डायरेक्शन पिक कर पा रहा है, टेस्ट नहीं पिक कर पा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज फर्स्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं ये काफी बढ़िया सा क्वेश्चन था, राइट। अगला है द वेस्टर्न हनी बी एपिस मेलिफेरा, they collect nectar and pollen from the flower. The following are few hypotheses proposed to explain the behavior in A. mellifera. ठीक है, तो यहाँ पे एपिस मेलिफेरा के बिहेवियर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट किए गए हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन द बीज फीडिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट पढ़ा था, राइट। तो उसके बारे में ही यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन द फीडिंग बिहेवियर। आपको अल्टीमेट हाइपोथेसिस यहाँ पे पिक करना है। पहला है, तो क्वेश्चन क्या था कि हनी बी जो है ये नेक्टर एंड पॉलन को फ्लावर से कलेक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन है इन द पास्ट दोज इंडिविजुअल दैट फेड ऑन द नेक्टर एंड पॉलन दे लेफ्ट मोर डिसेंडेंट देन दोज हु प्रिफर्ड ओनली नेक्टर और पॉलन। यानी कि पास्ट में ऐसे इंडिविजुअल जो कि नेक्टर एंड पॉलन पे फीड करते थे तो उनके डिसेंडेंट्स ज्यादा देखे गए कंपेयर टू वो इंडिविजुअल जो कि खाली नेक्टर या खाली पॉलन पे फीड करते थे। तो यस, ये एक अल्टीमेट कॉज हो सकता है, ट्रू। अगला है द सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर इन द हनी बी लीड टू द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू लुक फॉर मोर ऑफ द सेम फूड। अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये अल्टीमेट कॉज नहीं है। The honeybee nervous system is predisposed to like the sweet taste. Again, ये भी जो है ultimate hypothesis नहीं है, या ultimate cause नहीं है। Next है the ancestor of honeybee was dependent on some sugar and protein-rich diet, and honeybee have inherited the same taste perception. Yes, ये ultimate cause हो सकता है कि जो honeybee के ancestor थे वो sugar source पे dependent थे और protein source पे dependent थे। इसको fulfill करने के लिए आज के टाइम में honeybee ने क्या किया है, उसी सेम टेस्ट का परसेप्शन उनके पास है, उसी को फुलफिल करने के लिए आज के टाइम में वो नेक्टर एंड पॉलन पे फीड करते हैं। तो देखा जाए तो ए एंड डी यहाँ पे सही हो जाता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच एंड फाइंड देयर वे बैक टू द नेस्ट आफ्टर सर्चिंग एंड फाइंडिंग द फूड। यानी कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंट जो है अपने नेस्ट में वापस जा पाती है खाने को खोजने के बाद। ऑप्शंस आर माइग्रेशन, नो, टोपोग्राफिकल मैपिंग भी नहीं, पायलटिंग भी नहीं, पाथ इंटीग्रेशन। ठीक है, पाथ इंटीग्रेशन इज अ मेथड या मैकेनिज्म जिसके थ्रू एंड जो है अपना खाना वगैरह खोज के वापस से अपने नेस्ट में जा पाती है। अगला है गिवन बिलो आर एग्जांपल ऑफ एनिमल एंड देयर बिहेवियर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला है एलिफेंट में इनेट एंड लर्न बिहेवियर दोनों होते हैं, यस। एंट में सिर्फ इनेट बिहेवियर होता है, नहीं, इसमें लर्न बिहेवियर भी देखा जा सकता है, गलत हो गई है। वेल में लर्न बिहेवियर होता है, नहीं भाई, खाली लर्न बिहेवियर नहीं होता है, इनेट भी होते हैं। बीज में इनेट एंड लर्न बिहेवियर दोनों होता है, यस। तो अगर देखा जाए तो पहला वाला होगा ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको बताना है। रेम एंड नॉन रेम स्लीप साइकिल हमने देखा था कि ये अल्ट्रेडियन साइकिल का पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये था इंफ्रेडियन साइकिल का पार्ट, एंड स्लीप वेक साइकिल दैट इज साइकाडियन रिदम का पार्ट था। तो अब आप पिक कर लीजिए ऑप्शन, पहला है अल्ट्रेडियन, दूसरा इंफ्रेडियन एंड थर्ड इज साइकाडियन साइकिल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन साइकाडियन रिदम स्टडी फॉलोइंग में बी पॉसिबल जनरलाइजेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एंटरटेनमेंट टू द डे एंड नाइट साइकिल।
आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है शॉर्टर एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द लॉन्गर एक्सपोजर। नहीं, लॉन्गर एक्सपोजर का ग्रेट इफेक्ट, बड़ा इफेक्ट होता है। तो ए गलत हो गया, ए गलत, तो फिर ये गलत और ये गलत। देखिए बी दोनों में कॉमन है, यानी बी हर हाल में सही होगा। बी है ब्राइट लाइट एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द डिम लाइट, बिल्कुल सही, ट्रू। अगला है इंटरमिटेंट लाइट एक्सपोजर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द कंसिस्टेंट एक्सपोजर। नहीं, कंसिस्टेंट एक्सपोजर का ज्यादा इफेक्ट होता है कंपेयर टू द इंटरमिटेंट लाइट एक्सपोजर। लास्ट है डिम लाइट कैन अफेक्ट एंटरटेनमेंट रिलेटेड टू द डार्कनेस, बिल्कुल सही। तो बी और डी सही हो जाते हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द कॉमन कुकू अ पैरासिटिक बर्ड ले एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो जो कुकू होती है वो क्या करती है, वो अपना एग जो है किसी और बर्ड के नेस्ट में ले कर देती है। Soon after the cuckoo egg hatches, the chick shows the nest owner's egg out of the nest. और जैसे ही उस एग से मतलब कुकू एग जब हैच करता है तो वहां पे जो मतलब पहले से जो बर्ड वहां रहती है वो उसके एग को क्या करता है, गिरा देता है। तो बोला गया है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ये हैबिचुएशन है, नहीं। ये इम्प्रिंटिंग भी नहीं है, भाई इसने लर्न नहीं किया, वो अभी पैदा हुआ है, राइट, तो इसने लर्न नहीं किया है। ये इननेट बिहेवियर का पार्ट है, बिल्कुल। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी ये लर्न बिहेवियर नहीं है, तीनों ही लर्न बिहेवियर है। तो उसको किसने सिखाया है, वो एग से बाहर निकलते ही वो ऐसा कर रहा है, तो उसे तो किसी ने अभी तक सिखाया नहीं है, राइट। ये सारे लर्न बिहेवियर हो गए, एक ही इकलौता है, दैट इज इननेट बिहेवियर, इट इज अ पार्ट ऑफ इननेट बिहेवियर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन अ रैट व्हेन इट्स न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स इज एक्सपेरिमेंटली एबलेटेड। अगर एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया जाए न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स को तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, रैट में एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ये उसे कंट्रोल करता है। ओके अगला सवाल अगेन काफी बढ़िया सा है। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड फॉर द रैट टू लर्न अ टास्क व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू वेरियस कंडीशन वेयर एज फॉर। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है कि लाइट एंड डार्क को 12-12 घंटे के लिए दिया गया, तो उस चीज को लर्न करने में, सॉरी इट विल बी रैट्स, ओके। तो रैट ने जो है एन नंबर ऑफ ट्रायल्स लगाया। जब रैट को 12 घंटे का दिन यानी 12 घंटे की लाइट और 12 घंटे का डार्क दिया गया, तो उस रैट ने एन नंबर ऑफ ट्रायल्स लगाया, ठीक है, ओके। जब उसको 24 घंटे के लिए ब्राइट लाइट दी गई तो उसको एन से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल लगे। यानी मान लीजिए लेट्स कंसीडर अगर एन यहाँ पे 10 था तो इसको 10 से ज्यादा यहाँ पे ट्रायल लगे। जब लगातार उसको ब्राइट लाइट दी गई 24 घंटे के लिए और लगातार उसको फिजिकली भी डिस्टर्ब किया गया, तो अगेन उसको 10 से ज्यादा यानी एन से ज्यादा ट्रायल सीखने में। अगला देखिए डार्क लाइट दिया गया 24 घंटे के लिए और कंटिन्यूस फिजिकली डिस्टर्ब किया गया, तो अगेन उसको मोर देन एन ट्रायल्स लगे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब लाइट और डार्क 12-12 घंटे का दिया गया तो उसको एन नंबर ऑफ ट्रायल लगे उस काम को सीखने में जो उसको सिखाया जा रहा था, एक टास्क को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो उस टास्क को लर्न करने में उसको एन ट्रायल लगे। लेकिन बाकी सब जगह जब 24 घंटे की लाइट दे दी गई मतलब उसको सोने नहीं दिया गया, अगेन 24 घंटे की लाइट देकर फिजिकली डिस्टर्ब कर दिया गया, अगेन सोने नहीं दिया गया। देन डार्क लाइट दे दी गई 24 घंटे के लिए लेकिन उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, फिर भी अगेन सोने नहीं दिया गया। तो तीनों ही केस में देयर वाज अ लैक ऑफ स्लीप, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है एन के अलावा और बढ़ गए। यानी अगर मान लीजिए 10 बार में इसने कोई चीज सीखी तो यहाँ उसको 10 से ज्यादा टाइम लगा, 10 बार से ज्यादा ट्रायल लगा उसको सीखने में। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे दैट इज ऑप्शन क्या होगा। कंटिन्यूस लाइट इनहेंस द लर्निंग, अगर ऐसा होता है तो ये 24-24 घंटे में जो है हमको लेस देन एन ट्रायल्स मिलते हैं। कंटिन्यूस डार्कनेस इनहिबिट द लर्निंग, कंटिन्यूस डार्कनेस जो है लर्निंग को इनहिबिट कर दे रही है, नहीं। अगर लर्निंग को इनहिबिट करती तो ये मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये एन से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहा है लेकिन ये सीख रहा है, लर्न कर रहा है, लर्निंग रुक नहीं रही है। फिजिकल एक्टिविटी इनहिबिटेड द लर्निंग, देखिए कहीं भी लर्निंग इनहिबिट नहीं हुई है, स्लो हो गई है। लास्ट लर्निंग वाज रिड्यूस्ड बाय स्लीप, एग्जैक्टली लर्निंग जो है कम हो गई है ड्यू टू द स्लीप लॉस, एग्जैक्टली। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। Assume a male sparrow is hatched, that is species X का मेल स्पैरो जो है X से बाहर निकला एंड reared in isolation, बड़ा किया गया आइसोलेशन में और उसको अलाउ किया गया a critical imprinting period to hear the song of male of another sparrow Y। और उस मेल स्पैरो ने जो X से हैच करके निकला उसने अपने क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड में यानी फेस सेंसिटिव लर्निंग फेज में जो है उसने स्पैरो Y के सॉन्ग को सुना। Now after the isolation what kind of behavior will species X show, यानी आइसोलेशन के बाद अब वो कैसा बिहेवियर शो करेगा।
इट विल सिंग द सॉन्ग ऑफ वाई दैट इट हैड हर्ड इन द क्रिटिकल पीरियड। बिल्कुल, क्रिटिकल पीरियड में भाई जो भी चीजें ऑर्गेनिज्म देखता है वो उससे सीखता है। तो क्रिटिकल पीरियड में हमने इसको किसी और स्पीसीज का सॉन्ग सुनाया तो वो ये उस स्पीसीज के सॉन्ग को सीख लेगा अपने क्रिटिकल पीरियड में। बाकी तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये इम्प्रिंटिंग का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है गिवन द एशियन कोयल इज गिवन दैट द एशियन कोयल इज अ ब्रूड पैरासाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस स्पीसीज। कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा इस स्पीसीज के लिए। पहला है द ब्रूड ऑफ बर्ड इज यूजुअली इन्फेस्टेड विद द पैरासिटिक वास्प, द यंग वन लर्न द कॉल ऑफ देयर फॉस्टर पेरेंट्स, द बर्ड फीड पैरासिटिक वास्प टू इट्स ब्रूड, एंड द कॉल ऑफ स्पीसीज इज इनेट नॉट द लर्न। तो अगर देखा जाए तो कोयल के लिए कौन सा ट्रू होगा, दैट इज इस स्पीसीज का जो कॉल होता है वो इनेट होता है ना कि लर्न। तो वी कैन गो विद फोर्थ। अगला है in cooperatively breeding species under which condition is a helper more likely to exhibit philopatry। फिलोपैट्री में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म जो है अब जो उसका बर्थ प्लेस होता है वो वहीं पे एक तरीके से वापस से रिटर्न हो जाता है, वापस चला आता है। तो ऐसा कौन से केसेस में जो है बोला गया इन कोऑपरेटिवली ब्रीडिंग स्पीसीज अंडर विच कंडीशन इज हेल्पर मोर लाइकली टू एग्जिबिट फिलोपैट्री। हेल्पर जो है कौन से कंडीशन में फिलोपैट्री शो करेगा। पहला, if a adult survivorship is higher for the group member than for the solitary individual। yes, अगर एक एडल्ट की सर्वाइवरशिप जो है उसके ग्रुप मेंबर के लिए हायर है कंपेयर टू द सॉलिटरी इंडिविजुअल, तो इस केस में वो वापस लौट सकता है। रिसोर्सेस अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में नहीं होगा। when the chance of acquiring territory is high, no, with the possibility of acquiring mate is higher outside the group, no, तब तो लौटेगा ही नहीं। पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। अगला है which one of the following description does not apply to the circadian rhythm sitting। ठीक है, कौन सा circadian rhythm के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहला, a process that can be found in bacteria, plant, fungi, animal। yes, सब में मिलता है। next, a process that is rhythmic only in the presence of 24 hours of light and dark cycle। ठीक है, अगला है a process that is rhythmic only in the presence of 24 hours of light and dark cycle। नहीं, 24 आवर्स के लिए हम लोग पूरी की पूरी साइकिल कंसिडर करते हैं। अगला है प्रोसेस दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द एनवायरमेंटल साइकिल। यस, अ प्रोसेस दैट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ कांस्टेंट डार्कनेस। यस, तो अगर इस हिसाब से देखते हैं तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ जीन that control the eye development in eyeless cave fishes। तो बोला गया है कि केव फिशेस जो है ब्लाइंड होती हैं, तो उनके आईलेस होने के पीछे जो है कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि लगातार मतलब कि उनकी आंखों का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रही हैं, उसके बावजूद भी जो जीन्स हैं वो जीन्स क्यों परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आई के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं वो जीन अभी भी क्यों उनमें पाए जा रहे हैं, जब ये इस्तेमाल नहीं करिए तो उनको हट जाना चाहिए। उसके पीछे क्या बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसके पीछे। पहला, दे हैव इनहेरिटेड दीज जीन्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर एंड दिस रिमेन इवन थ्रू दो दे नो लॉन्गर हैव आईज। बोला जा रहा है कि ये जीन्स उन्होंने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया है और ये अभी भी उनमें है इसके बावजूद कि वो उसका मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि मतलब कि वो एक तरीके से आईलेस होती हैं, आंखें नहीं है उनके पास, उसके बावजूद भी क्योंकि उनको वो जीन एंसेस्टर से मिला है इससे उन्होंने उस जीन को रखा हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। अगला देखिए, in case of possibility that they return to the surface environment, retention of vision would be advantageous, so evolution retains their trait। यानी कि हो सकता है कि उनको जमीन पे वापस जाने का मौका मिल जाए और उनको विजन का इस्तेमाल करना पड़े, उस केस में वो वापस से एक तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई मतलब कि आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी में नहीं आता है कि हो सकता है वाली चीज तो यहाँ नहीं हो सकती ना। पॉसिबिलिटी के केसेस में तो नहीं हो सकती कि अभी वो केव में रह रही, हो सकता है कल को उनको बाहर रहने का मौका मिल जाए। अगला देखिए, इवोल्यूशन कैन ओनली लीड टू द गेन ऑफ ट्रेट नॉट द लॉस ऑफ अ ट्रेट। क्यों भाई, लॉस गेन दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये गलत हो गया। These genes are retained because combined role of these genes with the other sensory mechanism। ये जीन्स आज भी यानी आई बनाने वाली जीन्स आज भी उनकी बॉडी में इसलिए मिलती हैं क्योंकि शायद ये जीन बाकी अदर सेंसरी जो मैकेनिज्म है फिश में, सॉरी के फिश में,
उसको शायद मतलब उससे रिलेटेड है ये जीन्स, इसलिए ये अभी भी मेंटेन है। तो देखिए ये एक सेंसिबल बात बोली है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस बेसिस पे चलते हैं, तो ए और डी जो है हमको पॉसिबल लग रहा है आंसर, सो वी कैन गो विथ थर्ड। अगला है फॉलोइंग टेबल शोज अ लिस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड देयर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो बोला है पैरेललिज्म यानी जो पैरेलल इवोल्यूशन था उसकी बात की गई है। तो पैरेलल इवोल्यूशन हमने देखा था क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में होता है जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व हो जाते हैं। तो ए का हमको फर्स्ट लग रहा है, ए का फर्स्ट देखिए सिर्फ एक ही में है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस में हमने देखा था कि डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या फिर आप कह सकते हो जिनमें कोई कॉमन सिस्टम नहीं होता उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर हो जाती है। तो बी का हो गया 4। सी है इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन में क्या होता है? इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द स्पीसीज इज मीडिएटेड बाय द रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। तो सी का हो गया क्या? और एंड डी हो जाएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पीस क्रॉस ब्रीड। ये हो जाएगा सेकंड। इस हिसाब से चलते हैं तो सेकंड आंसर हमारा सही हो जाता है। अच्छा, अगला है रिसर्चर एग्जामिन द फीचर ऑफ न्यूली हैच बर्ड। स्पीसीज ए शो ओपन आईज, down feathers moved around, and B lacked down feathers and was incapable of walking and its eye were closed. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए का केस क्या है? एक स्पीसीज के जो ऑस्प्रिंग है उनकी आंखें ओपन रहती हैं, उनके डाउन फेदर्स रहते हैं और वो इजिली जो है मूव कर सकती हैं, ठीक है। और स्पीसीज बी का केस क्या है कि इनके जो ऑस्प्रिंग पैदा होते हैं उनमें डाउन फेदर्स नहीं होते हैं और वो इनकैपेबल होते हैं वॉक करने में और उनकी आईज भी क्लोज होती है। तो आप देखिए जरा इन दोनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप को पेरेंटल केयर की जरूरत है? ऑब्वियसली पेरेंटल केयर की जरूरत किसको है? दैट इज बी स्पीसीज को है। बी को जो है पेरेंटल केयर की जरूरत है क्योंकि उसकी ऑस्प्रिंग ना चल पाएंगे, आंखें उनकी क्लोज रहती हैं, कुछ दिन बाद आंखें खुलती हैं, राइट। तो ऐसे केस में उनको पेरेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी। अब पेरेंटल केयर कौन सी स्पीसीज में होता है? केस सेलेक्टेड स्पीसीज में देखा जाता है। और केस सेलेक्टेड स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज आर्टिशियल कहते हैं, या हम कहते हैं कि केस सेलेक्टेड स्पीसीज आर्टिशियलिटी को शो करते हैं। और उसका उल्टा हो गया दैट इज आर सेलेक्टेड, जिसमें पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं होती है, जिसे कि हम प्रीकोशियल या प्रीकोशियलिटी कहते हैं। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन की स्पीसीज ए जो है प्रीकोशियल है जबकि स्पीसीज बी आर्टिशियल है। इसको आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि प्रीकोशियल एंड आर्टिशियल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है पिक द स्टेटमेंट दैट इंक्लूड बोथ प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ गिवन बिहेवियर। आपको प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन पिक करना है। पहला है एलिवेटेड हार्ट बीट एंड हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, नो। सेंट मार्किंग अलोंग विद द बाउंड्री ऑफ टेरिटरी एंड हाई एग्रेशन, नहीं। सोशल कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्डर एंड इंक्रीज ग्रुप सर्वाइवल, यस। यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉज भी है एंड अल्टीमेट कॉज भी है, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। हायर मैटरनल फिटनेस एंड इंक्रीज सर्वाइवल ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल, नहीं, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। सो विद दिस वी आर डन विथ एनिमल बिहेवियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बीच में आपने देखा हमने कुछ अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन लिए थे जो कि हमसे बाई चांस मिस हो गए थे, और साथ ही साथ एनिमल बिहेवियर का जो पोर्शन बाकी रह गया था उससे भी हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। इसके अलावा गाइस अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वेदमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 6 मंथ, 12 मंथ एंड कंबाइंड बैच 3 अलग अलग बैचेस का ऑफर मिलेगा। ये जो बैचेस है इनके सारी की सारी स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, और अभी फिलहाल में इन तीनों ही बैचेस पे या इन तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन पैकेजेस पे जो है आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड WED20। ओके आप देख सकते हैं 20% डिस्काउंट के बाद जो है अमाउंट कितने परसेंटेज से रिड्यूस हो जा रहा है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप इस गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो है हमें फोन कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनकी जो मतलब कि स्टार्टिंग डेट होने वाली है वो 15 जुलाई 2024 से जो है हम अपने नए बैचेस की शुरुआत कर देंगे, यानी उसी दिन से जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको जरूरत है इस टाइप के बैचेस की या फिर आपके किसी दोस्तों को जरूरत है तो आप इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।